क्वेश्चन रिलेशनशिप, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है और बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो रीजनिंग का मतलब ये है कि रीजनिंग वैसा पूछे जो दिमाग खराब कर दे, और ये रीजनिंग वैसा ही है जो दिमाग खराब कर दे। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इज शोन इन द स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें डिफरेंट रिलेशनशिप को बताया गया है, ठीक। दिस स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय द थ्री कंक्लूजन। ये स्टेटमेंट देख करके क्वेश्चन ने तीन कंक्लूजन दिया, तीन निष्कर्ष दिया। अब बताना यह है एज्यूम द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू। अब बताना आपको यह है कि ये तीनों निष्कर्ष में इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर सही कौन है, बस बताना यही है आपको। और उसका ऑप्शन जो है नीचे दिया गया है, ठीक। अब हम लोग जरा स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन बस इतना ही सिंपल सा था क्वेश्चन बस इतना ही सिंपल सा था, उसको हम लोग समझ लिए। स्टेटमेंट ए वाला है, स्टेटमेंट लिखा है बी इज लेस देन आर। ये देखो, ये जो मुंह खुला हुआ है ना, जिस और मुंह खुला है समझ लो वो उससे बड़ा है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 2 6, तो आप क्या समझते हो, 2 तो ऑलरेडी छोटा है, 6 बड़ा है। तो जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, जिधर मुंह एरो रहेगा वो छोटा रहेगा। ये तो अंक से था तो हमें पता चल गया, लेकिन यह नंबर में सॉरी अल्फाबेट में दिया है तो भी ऐसे ही आप समझना, ठीक ना सर। जैसे शुरू में लिखा हुआ बी आर, तो इसका मतलब है कि आर जो है वो बड़ा है बी से, ठीक। और लिखा हुआ है इसमें ओ, इस प्रकार का साइन देके, इसका मतलब है कि ओ बड़ा है आर से, ठीक। ओके, उसके बाद जो है इक्वल टू का साइन दे दिया गया है, बराबर का साइन दिया गया, फिर लिखा गया ए, यानी ओ और ए जो है वो बराबर है, ठीक। उसके बाद फिर साइन दिया गया इस प्रकार से, और फिर यहां लिखा गया डी। इसका मतलब क्या है, ए की ओर मुंह खुला है, इसका मतलब ए जो है डी से बड़ा है, ठीक। और एक और इसमें इक्वल टू का भी साइन दिया गया। इसका मतलब है पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ए जो है वो डी से बड़ा है, या दूसरे स्टेटमेंट में हो सकता है कि ए जो है डी के बराबर भी है, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई। एक और आगे दिया गया इसी प्रकार से और लिखा गया एस। इसका मतलब है कि डी जो है वो एस से बड़ा है। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बस यही इतना है। स्टेटमेंट आपने समझ लिया, क्लियर सर। अब हम जरा कंक्लूजन पे आते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 दिया है, निष्कर्ष नंबर 1 है दैट इज आर इज ग्रेटर देन डी। कह रहा है कि आर जो है वो डी से बड़ा, जिधर मुंह खुला है वही है ना बड़ा, कह रहा है कि आर जो है वो डी से बड़ा है। हम जरा देख लेते हैं आर किधर है सर, आर यहां पर है, ठीक। आर को कह रहा है कि डी से बड़ा है, यही कह रहा है, ठीक। देख लेते हैं आर तो सर ओ से भी छोटा है, आर से ओ बड़ा है, ठीक। यानी कि आर ओ से बड़ा है, ओ जो है ए के बराबर है, ठीक। और ए जो है वो डी से बड़ा या डी से बराबर है, यानी डी का जो वैल्यू है वो ए के बराबर है, ठीक। और ए जो है ओ के बराबर है, यानी कि ए और ओ एक वैल्यू में है, यानी कि ओ और डी भी एक वैल्यू में है, क्योंकि ए और डी बराबर भी दिया है ना। ओ और डी जब एक बराबर है तो ओ जो है वो आर से बड़ा है, ठीक। तो फिर ओ जब आर से बड़ा है यानी डी भी आर से बड़ा होगा, क्योंकि ओ ए के बराबर, ओ डी के बराबर है। तो इस कंडीशन में आर कहां से इससे बड़ा हो जाएगा, यहां तो डी बड़ा होना चाहिए ना, यानी कि पहला तो जो है सर कंक्लूजन वो रॉन्ग है। ये बात समझ में आई। रीजनिंग में ना बहुत दिमाग कंसंट्रेट रखना पड़ता है। होप सो ये बात समझ में आया होगा। आगे बढ़े, ओके। अब कंक्लूजन निष्कर्ष नंबर 2 देख लेते हैं। निष्कर्ष नंबर 2 में दिया है सर, ये हुआ पहला जो कि गलत हो गया। निष्कर्ष नंबर 2 दिया गया है वो है O इज ग्रेटर देन एस, मतलब O जो है एस से बड़ा है। दूसरा नंबर निष्कर्ष ये लोग ए कहते हैं। O किधर है सर, O यहां है और एस जो है यहां है। हमने अभी क्या जाना सर कि O और D जो है वो बराबर है। अभी यहां के निष्कर्ष में यही निकाले थे ना, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं क्या। जैसे O और A जो है वो बराबर है, ठीक। और A जो है वो D से बड़ा है या D से बराबर भी है। ऐसा कह रहा है कि वो A और D जो है बराबर भी हो सकते हैं या A थोड़ा बहुत बड़ा भी हो सकता है। लेकिन बराबर बड़ा वाला स्टेटमेंट अगर हम छोड़ दें तो बराबर वाला स्टेटमेंट उससे छोटा तो बराबर पे आएगा, नीचे तो है नहीं। A जो है वो D के बराबर है और A जो है O के भी बराबर है, ठीक। यानी O और D दोनों क्या है सर, इक्वल हैं। इस बिहाफ में O और D क्या है सर, दोनों इक्वल हैं, ठीक। हमें यहां दिया गया है कि O जो है वो S से बड़ा है, O जो है S से बड़ा है। देख लेते हैं, चूंकि D जो है वो S से बड़ा है, D क्या है सर, S से बड़ा है, और D और O दोनों बराबर है, यानी कि O भी जो है S से बड़ा ही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सर
ये कंक्लूजन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, वो तो है इससे बड़ा रियल में। पहला हमें दिख गया। अब थर्ड वाला देख लेते हैं सर। थर्ड में दिया है कि b इज ग्रेटर देन a, मतलब b जो है a से बड़ा है। b किधर है सर? b यहाँ सबसे शुरू में है, और a किधर है सर? यहाँ पर है। इसको भी जरा देख लेते हैं। b जो है वो r से छोटा है, r जो है o से भी छोटा है, और o जो है a के बराबर है। सर इसका पहले वाला भाई ही छोटा था और ये दूसरे वाले भाई से भी b छोटा है, तो ए बी कहां से a के बराबर हो जाएगा सर? b तो इसके o के बराबर, तीसरा वाले भाई के बराबर था, यानी कि b कभी भी a से बड़ा नहीं है, b जो है a से छोटा है, यानी निष्कर्ष नंबर थर्ड भी गलत है। अब हम ऑप्शन को जरा देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओनली सेकंड जो है वो करेक्ट है। ओनली सेकंड, हाँ ये तो एकदम बिल्कुल सही है सर। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि केवल ऑप्शन कंक्लूजन सेकंड ही सही है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड गलत थे। ऑल फॉलो सभी के सभी सही है, नहीं ये तो गलत है। ओनली सेकंड और थर्ड जो है वो सही है, ये भी गलत है। ओनली फर्स्ट और सेकंड जो है ये भी गलत है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। होप सो रीजनिंग समझ में आया सर? समझ में आया तो आगे बढ़ा जाए। अगर कुछ कुछ कंफ्यूजन है इसमें तो पूछिए, क्योंकि रीजनिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली सॉल्व करना पड़ता है, दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है। रीजनिंग के भी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें भी सॉल्व करेंगे। चलिए सर, टाइम टेकिंग क्वेश्चन बेटा, अगर पहले टाइम टेकिंग नहीं है, बस ये हमने समझाने के लिए टाइम लिया। अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे ना तो वहाँ टाइम नहीं लगेगा। रीजनिंग मैथ प्रैक्टिस की चीजें हैं, जितना आपकी प्रैक्टिस रहेगी टाइम उतना एग्जाम में कम लगेगा। इसलिए प्रैक्टिस, डू मोर प्रैक्टिस एंड टेक लेस टाइम इन योर एग्जाम। इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना। फॉर मैथ, डू मोर प्रैक्टिस एंड टेक लेस टाइम इन योर एग्जाम। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो एग्जाम में कम टाइम लगेगा। यहां बस समझाना था, इसलिए ज्यादा हमने समय लिया, ठीक है। चलो जी सर, सबको क्लियर है? अकील अंसारी पूछते हैं सर, विच लैबोरेटरी एग्जाम के लिए एक्सपीरियंस नहीं लगेगा? कौन सा एग्जाम के लिए एक्सपीरियंस नहीं लगेगा? ग्रुप 5 एग्जाम के लिए एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। ग्रुप 5 एग्जाम जो एमपी में होता है वहां के लिए एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, और शायद एनएचएम एग्जाम्स में भी एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। आरआरबी में भी एक्सपीरियंस नहीं मांगता, आरआरबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। चलो जी सर, आगे बढ़ा जाए। पीजीआई, हाँ पीजीआई चंडीगढ़ का इस बार वैकेंसी आया है भाई। पीजीआई के लिए भी जो है, पीजीआई चंडीगढ़ के लिए भी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। पीजीआई चंडीगढ़ के लिए भी एक्सपीरियंस नहीं मांगता। एक्सपीरियंस जो है मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मोस्टली एम्स क्री एंड शायद बीएसएफ में भी मांगा था। इन दो एग्जाम्स के लिए मोस्टली आपको एक्सपीरियंस की नीड होगी। बाद बाकी मोस्ट ऑफ एग्जाम में एक्सपीरियंस नहीं ही लेते हैं वो लोग, ठीक है।